हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसका अभी एक लास्ट वाला सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट वाले सेक्शन की ओर बढ़ते वक्त हम लोगों को एकदम सिंपल सी चीज है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। किससे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड लॉ। चलो दोस्तों, ध्यान है क्या आपका? फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ये कहता था कि अगर हम लोगों ने किसी सब्सटेंस को हीट दी तो हीट को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक पहला वर्क डन और दूसरा है इंटरनल एनर्जी के चेंज करने के लिए। करेक्ट है कि नहीं? जब हम लोगों ने इसको देखा था तो हम लोगों ने एक चीज को डेफिनेटली ऑब्जर्व किया था कि जब वो फर्स्ट लॉ कहता था तो वो क्या कहता था बेटा कि 100% एनर्जी में ट्रांसफर हो जाए, वर्क डन में ट्रांसफर हो जाएगी हीट जो है वो 100% किस में चली जाएगी? वर्क डन में। अगर हम लोग हीट को लूज नहीं होने देंगे तो ये कहता था, और उसके लिए उन्होंने कुछ थ्योरीज पुट की थी। लेकिन सेकंड लॉ ये उसी से कनेक्ट कर रहा है आपको, और सेकंड लॉ जो है वो आपको किसके बारे में बताता है? देखो देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता था? तो फर्स्ट लॉ रिलेट दैट हीट गिवन इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, एंड वर्क डन से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हीट वापस से ला सकते हैं। ये उसके रिवर्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था। करेक्ट है कि नहीं? चलिए, तो ये काम तो हो सकता है, ये पहले लॉ ने बताया था। वर्क डन से हम लोग हीट क्रिएट कर सकते हैं, हीट से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, ये उसने बता दिया। इट्स ओके। नाउ ये जो है ना बेटा, ये पहला था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्या था ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो है ना बेटा, क्वांटिटेटिव हमेशा क्वांटिटी के बारे में बताता है। जैसे आप लोगों को Q इज इक्वल टू, तो जैसे हीट गिवन था वो पता था आपको, डेल्टा U प्लस W वगैरह, ऐसे वो आप लोगों को पता था। वो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा था कि इतनी अमाउंट अगर एनर्जी दे दी तो इतना वर्क डन होगा और इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ये तो बात कर रहे थे, लेकिन इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे। सो इसके कुछ क्या थे बेटा? लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन थे? थोड़ा सा पहले जान के देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन देखो बेटा, इसका क्या था? ये कभी भी कोई भी प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं देता था। जैसे कि अगर कोई इंजन काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा, तो वो कैसे करेगा। सो वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में एक्चुअली वो कैसे होगी उस प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बता रहा है क्वांटिटेटिवली, ऐसा होगा, इतना होगा। ये यहाँ पे जैसे समझो अगर 400 जूल की एनर्जी चली गई तो उसमें से 300 जूल की एनर्जी समझो वर्क डन में चली गई, और फिर बची हुई 100 जूल की एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। जो भी है, आपको वो सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बता रहा था, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ बता रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वगैरह कुछ, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इनके बारे में वो प्रोसेस के बारे में बता रहा था क्या? नहीं। तो ये उसका पहला लिमिट है। सो इट डज नॉट टेल अस अबाउट द प्रोसेस, हाउ इट टेक्स प्लेस। ओके, अबाउट द प्रोसेस। सेकेंडली, उसके हिसाब से बेटा हीट का कन्वर्जन 100% क्या हो सकता था? वर्क डन में 100% एफिशिएंसी के बारे में वो बात कर रहा था। सो 100% क्या है बेटा? एफिशिएंसी, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है बेटा। ये उसका सेकंड ड्रॉबैक था पहले वाले लॉ का। सो फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन थे। लिमिटेशन में वो कौन सी प्रोसेस बता रहा था वो क्लियर नहीं था, और दूसरी चीज वो जो 100% एफिशिएंसी के बारे में, इंजन के बारे में बता रहा था ना, वो गलत है बेटा, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि वो इम्पॉसिबल है। हो गया? चलिए, तो इसका मतलब अभी फर्स्ट लॉ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी के रेफरेंस से सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ अगर मैं देखूंगा तो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट देखते हैं। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और सेकंड लॉ का सेंटेंस ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट, impossible, it is impossible to extract all heat to work done। हम लोगों ने क्या कहा? इट इज इम्पॉसिबल कि पूरी की पूरी हीट निकाल लो और उसको वर्क डन में डाल दो, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा बता रहा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकेंड लॉ से क्या समझ रहे हो बच्चों? ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट लॉ के जो ड्रॉबैक है ना, उसके बारे में वो बात करता है। तो फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक क्या है कि 100% एफिशिएंसी वाला इंजन पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है।
इसलिए जो सेकंड लॉ है ना, वो जब बात कर देता है रिवर्सिबिलिटी के बारे में, हम लोग उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करना, ये कितना जरूरी है, जब हम लोग ये बात करेंगे ना बेटा, तब आपको समझेगा कि उसके लिए एक आइडियल कंडीशन होना जरूरी है। इसलिए फिर सेकंड लॉ जो है, जो जिस भी चीज के बारे में बात करता है, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इसलिए फिर सबसे पहले समझ लो कि एक परफेक्ट इंजन का बनना, so it prohibits the possibility of perfect engine। कोई भी इंजन परफेक्ट अगर बनने की एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो उसको ये रोक रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% एफिशिएंसी है, पूरी की पूरी हीट एनर्जी ये वर्क डन में लग गई है, या पूरा पूरा वर्क डन ये हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गया है फॉर द कूलिंग रेफ्रिजरेटर। ऐसा इम्पॉसिबल है। ये हम लोगों को सबसे पहले कहां से समझ में आ जाता है बच्चों? तो ये हमें समझ में आ जाता है सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब ये जो पहली बार उन्होंने बात की थी ना, तो उसको हम लोग सॉरी बेटा, तो हम लोग इसको एक्चुअली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है जो इंजन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो ये किसके बारे में बेटा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये किसके बारे में बेटा? इंजन के बारे में। लेकिन इसी से रिलेटेड अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो तुरंत ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जैसे फॉर द रेफ्रिजरेटर्स। अब रेफ्रिजरेटर के बारे में भी कुछ चीजें इंपॉसिबल थी जो उन्होंने बताई थी, जैसे कि बताता हूं। रेफ्रिजरेटर के हिसाब से लोअर टेम्परेचर से हीट निकालो, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकालो और हीट को पास करो कहां पे? हायर टेम्परेचर बॉडी। करेक्ट है कि नहीं? ये ऐसा किया जा रहा था कि हीट ट्रांसफर हो रही थी कहां से कहां पे बेटा? लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि ये क्या है? ये भी इम्पॉसिबल है। देखा जाए तो ये चीज इम्पॉसिबल है इफ वर्क इज नॉट डन। अगर वर्क डन नहीं किया गया तो ये इम्पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल करवाना है तो आपको कुछ कंपल्सरीली वर्क डन करना पड़ेगा। सब्सटेंस के ऊपर अगर वर्क डन होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं है पॉसिबल। ये उन्होंने सबसे क्रूशियल पॉइंट बताया था हमको, समझ रहे हो आप? सो इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, जहां से लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को और एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको और ठंडा किया जाता है और फिर उसको हॉटर या उससे भी कंपैरेटिवली जो हॉट बॉडी है, वार्मर बॉडी है, उसको पास किया जा रहा है। ये जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी एक सिंपल तरीके से देखो इम्पॉसिबल है। लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। कब तक? अनलेस वी वर्क ऑन इट, या वो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ एक्सपेंशन वगैरह करके नहीं जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। ये सबसे पहले उसको कहा था। तो ये जो था ना, ये इसके बारे में जो कहा था ना, वो जो स्टेटमेंट था वो कौन सा था बेटा? क्लॉसियस स्टेटमेंट था। ये किसका था? क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट बेटा किसके बारे में बात कर रहा था? इम्पॉसिबिलिटी फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी हीट ट्रांसफर। ये हो गया। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला वाला इंजन लॉ था, दूसरा वाला रेफ्रिजरेटर लॉ है। कुछ भी कहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लेकिन कैरनॉट साइकिल क्या है वो समझते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ अगर हम लोग समझ गए हैं तो सेकेंड लॉ के हिसाब से 100% एफिशिएंसी इम्पॉसिबल। ओके, सॉरी। Let's talk about the Carnot cycle, Carnot engine, Carnot cycle या Carnot इंजन के बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग। सो Carnot साइकिल या Carnot इंजन के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। Carnot साइकिल क्या है? सो Carnot एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट था। तो इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले इस पूरे Carnot साइकिल में हम लोग रिवर्सिबिलिटी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रिवर्सिबिलिटी समझते हो ना आप लोग? हम लोगों ने इसके पहले बहुत पहले ही सेक्शंस में रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल,
ऐसे दोनों भी साइकिल के बारे में पढ़ा है कि रिवर्सिबल साइकिल क्या होती है, इरिवर्सिबल साइकिल क्या होती है। तो अगर हम लोग इनके बारे में बात कर चुके हैं बेटा, तो उनको हम लोगों को नॉलेज वापस से जाके रीगेन करना चाहिए ताकि ये ढंग से समझे, ठीक है। और फिर इसके लास्ट में हम लोग स्टर्लिंग की साइकिल देखेंगे, जो कि ठीक है, वो भी इतना हेवी वेटेज नहीं, सब थियोरेटिकल है, बस हल्के हल्के सी चीजें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो चलिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान देके सुनिएगा। रिवर्सिबिलिटी के बारे में हम लोगों को जानने का है। तो रिवर्सिबिलिटी में मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको जानने के लिए हमारे पास ये ध्यान होना जरूरी है कि जो मैं बता रहा हूं अभी वो क्या है, ठीक है। चलिए, सो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। अगर मैं सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूं बेटा, तो जैसे अभी समझो है मैं वर्क डन कर रहा हूं किसके ऊपर, गैसियस एक्सपेंशन के ऊपर, तो क्या हो जाता है बेटा, मैं लोअर टेम्परेचर बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूं, उससे हीट निकाल रहा हूं, और वर्क डन करके मैं हीट निकाल के उसको हायर टेम्परेचर बॉडी को दे रहा हूं। रेफ्रिजरेटर में ये होता है ना। अगर मैं इसको देखूंगा ना बेटा, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोगों को उसको परफेक्टली वर्क डन करना है, उसको अगर उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस के ऊपर लेके जाने का, रेफ्रिजरेटर का हो या इंजन का हो, दोनों को भी, तो उसको वर्क डन करने के लिए हमें हाइपोथेटिकली एक इंजन की कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ेगा, तो वो है कैरनोट साइकिल। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा आपको। हाइपोथेटिकल मतलब हम लोगों ने एज्यूम करके चले हैं तब। सो बेटा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप लोगों को दो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी देयर आर टू प्रोसेसेस टू बी फॉलोड। चलो, दो प्रोसेसेस है बेटा। पहला एक्सचेंज ऑफ द हीट से रिलेटेड है, ठीक है। पहला कौन है बेटा, एक्सचेंज ऑफ हीट से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा बेटा वर्क डन से रिलेटेड है। किससे, वर्क डन से रिलेटेड है। अब ये क्या है बताता हूं, लेकिन पहले उसके लिए एक ग्राफ समझ लो बेटा। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ओके बेटा, इज इट डन। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। साइकिल है, तो साइकिल हमेशा बेटा साइकिल की तरह होगी, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म होगा। ये जब तक आप लोग समझ नहीं लेते तब तक ये समझेगा नहीं। नाउ एक्सचेंज ऑफ द हीट में याद रखना, यहां पे ए से लेके बी, ए बी, और फिर सी से लेके डी, सी डी, ये दोनों की दोनों बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अगर मैं आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाता है बेटा, इधर कौन है बेटा, देखो इधर प्रेशर है, इधर कौन है बेटा, वॉल्यूम है, राइट है क्या। सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में अगर मैं मान के चलो ए से लेके बी जाऊंगा, तो ए से लेके बी के बीच में क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर कम 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 होते चल रहा है और वॉल्यूम बढ़ते चल रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। सी से लेके डी के बीच में क्या हो रहा है बेटा, देखो यहां से लेके प्रेशर बढ़ते चल रहा है, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहां से सी से लेके डी के बीच में प्रेशर बढ़ रहा है साथ साथ में, लेकिन क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कम हुए जा रहा है। सो प्रेशर अगर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट इज हाउ इट गोज ऑन। और वो तभी हो सकता है जब प्रोसेसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। ओके बेटा, तो ये कंपल्सरी लिए। दूसरा, अब ये बेटा आइसोथर्मल हो गया और ये भी बेटा आइसोथर्मल हो गया। इसमें बेटा एक्सपांशन हो गया, इसमें बेटा कंप्रेशन हो गया क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन, दोनों भी, कौन, दोनों के दोनों। अभी बी से लेके सी और डी से लेके ए, बी टू सी और डी टू ए, ये दोनों के दोनों कौन है बेटा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, देयर इज नो हीट एक्सचेंज। तो अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, तो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के वैल्यू सेम होगी लेकिन अपोजिट होगी, ठीक है, जो भी है। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस में बी से लेके सी, अब देखो यहां से यहां, और फिर सी से लेके डी से लेके ए, इस प्रोसेस में एडियाबैटिक होती है।
कैरनॉट साइकिल कुछ इस तरीके से काम कर देता है। अब देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं, इसका मतलब इसमें कम से कम 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है और कम से कम 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, अब देखो बी से लेके सी में वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, डी से लेके ए में भी वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं, ए से लेके बी के बीच में एक्सचेंज ऑफ द हीट और इधर भी एक्सचेंज ऑफ द हीट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ हीट एक्सचेंज अंडर द प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम एंड देयर इज अ वर्क डन अंडर द प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम फ्रॉम द बी टू सी डी टू ए। ऐसा हम लोग बात की है। अब देखते हैं थोड़ा सा ज्यादा उसको कि अगर हम लोग एक्सप्रेशंस को यूज कर देते हैं वर्क डन के, दोनों भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन कितना आ जाएगा और परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना आ जाएगा। ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो देखते हैं। चलो आपका ध्यान है, तो सबसे पहले बेटा एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग किसके बारे में, फॉर कैरनॉट साइकिल, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा कैरनॉट इंजन। तो इंजन के लिए मैं अगर देखूंगा बेटा तो हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। किसके बारे में, एफिशिएंसी, जिसको ईटा से डिनोट किया जाता है। यहां पे दिमाग शांत होना चाहिए, बस शांत दिमाग है तो आप लोग इस चीज को समझोगे। ठीक है बेटा, चलिएगा मैं क्या बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, आप लोग पीछे जाओ थोड़ा सा और फॉर्मुलेशन को देखो तो आपको समझेगा कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की ये क्या होती है, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट हीट एक्सचेंज। करेक्ट है कि नहीं, तो हीट जितना दिया गया है उसमें से कितना वर्क डन में चला गया, जितना ज्यादा वर्क डन होगा बेटा उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा। ये तो हम लोगों ने इसके पहले देखा है। अब यहां पे होता क्या है, वर्क डन होता है बेटा QC QH माइनस QC, QH माइनस QC, तो QH माइनस QC अपॉन दिस मेक्स इट 1 माइनस ऊपर QC अपॉन QH। अगर मैं इसको रिप्लेसमेंट कर देता हूं बेटा ईटा इज इक्वल टू किसके हिसाब से, टेम्परेचर्स के हिसाब से, तो ये बेटा 1 माइनस TC अपॉन TH। सो बेटा एफिशिएंसी क्या हो गया बेटा, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ये डिपेंडेंट अपॉन हो गई, डिपेंड्स, सो ईटा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। समझिए, दोनों के ऊपर वो डिपेंडेंट है, ना कि वर्किंग सब्सटेंस। बाद में समझेगा जब हम लोग रेफ्रिजरेटर की भी ले देखेंगे। सो कैरनॉट रेफ्रिजरेटर देखते हैं। चलो कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, मतलब के बारे में बात करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को किससे डिनोट किया जाता है, के से। अब अगर मैं बेटा देखो, ध्यान दो इधर, इसको देखूंगा तो ये होता है QC अपॉन QC माइनस QH। ओके ठीक है, ये हो गया बेटा। अब एक काम करो, इसको QH से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, QC अपॉन QH अपॉन, इसको भी डिवाइड करोगे तो अभी ये QC अपॉन QH और ये माइनस अभी ये QH, तो ये हो गया बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर देता हूं तो मैं बता रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं इसको टेम्परेचर से रिलेट करके अगर इसको टेम्परेचर्स की टर्म में लिख दूंगा बेटा, सो QC अपॉन TH अगर मैं ले लेता हूं इसको कैसा, QC अपॉन, तो अगर ये इसको फाइनलाइज करते वक्त मैं देखूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ ये कितना हो जाएगा पता है आपको, TC अपॉन TH माइनस TC। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मुलेशन बन जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये रहेगा, फिर ये ऊपर जाके इन्वर्स होकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या होगा, ये सब कुछ करने के बाद अब हर एक स्टेप को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी ध्यान दीजिएगा। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, दोनों भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां से कहीं से तो हमको कुछ कंक्लूजन मिलेगा बेटा। सो हम लोग इसको चीजों को याद रखना चाहिए। सो रिमेंबर समथिंग फर्स्ट अबाउट द कैरनॉट साइकिल या कैरनॉट इंजन या जो भी। पहले इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये पहले दिमाग में रखो। ओके बेटा, दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं,
In Carnot cycle or the Carnot engine, it is independent of working substance. It depends on, thirdly we can say it depends on TC, that is the temperature of the cold body, and temperature of the hot body only. तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा बेटा टेम्परेचर्स अगर सेम है तो एफिशिएंसी सेम होगी. इफ द टेम्परेचर इज सेम, इफ द टेम्परेचर TC एंड TH दोनों की दोनों सेम है तो हम लोग कह सकते हैं बेटा एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी. ये हम लोग कुछ उससे कंक्लूड कर सकते हैं. ये हो गया बेटा कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट इंजन के बारे में बात किया. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं. इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं टेम्परेचर के डिफरेंस को जितना घटाऊंगा उतनी एफिशिएंसी बढ़ते चलेगी, या इनवर्स वे में कहो, उसको वाइस वर्सा में कहो, आप लोग एक ही बात है. ठीक है. अब अगर हम लोग देखेंगे बेटा, देखो ध्यान दीजिएगा, लॉज को समझना ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है. लॉज को समझना ये बहुत क्रूशियल पार्ट है ना. अंडरस्टैंड, लॉज जो होते हैं ना बेटा, लॉज ये किसी ना किसी चीज को प्रूव करने के लिए छोटी सी कॉन्सेप्ट में डालने के लिए की हुई चीज होती है. तो बड़ी सी कॉन्सेप्ट है, छोटे से इसमें डाल दिया, बॉम्ब बना दिया उसको, है ना. तो उस बॉम्ब को आपको समझना है. स्टेटमेंट्स पढ़ते चलो, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते चलो, धीरे धीरे हम लोगों को ये चीजें समझेगी. कुछ बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हम लोग बात करते हैं ना तो वो हम लोग बुक में से नहीं पढ़ते. जब नहीं पढ़ते ना बेटा तो हम लोगों को ये हो जाता है कि वो चीज़ें समझ में नहीं आ जाती ढंग से. अभी तो समझ में आ जाता है इतना, लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बुक्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे, बुक्स को ही रेफर करके चीज़ें आएंगी. और हम लोगों ने बुक्स को नहीं पढ़ाया क्योंकि हमको लगता है कि ये जो पढ़ाया गया है वो समझ गया है, दैट इज़ ओके. लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. चलिए अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ एंड कैरनॉट साइकिल के बारे में. ठीक है. चलिए जरूरी चीजें हैं, ध्यान है ना आपका. कैरनॉट इंजन ये मोस्ट एफिशिएंट इंजन है. कैरनॉट इंजन ये मोस्ट एफिशिएंट है क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा, वो सिर्फ टेम्परेचर कोल्ड, टेम्परेचर हॉट, इस दो बॉडी के ही टेम्परेचर्स को यूटिलाइज कर रहा है. ओके. दूसरी चीज, वो उसको टेम्परेचर के डिफरेंस के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी और उसकी बेटा किसके हिसाब से बता रहा है, उसको परफॉर्मेंस को बता रहा है, दोनों को बता रहा है. अब जब हम लोग इसको देखेंगे, अब सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है बेटा कि 100% एफिशिएंसी गेन करना ये इम्पॉसिबल है. और कैरनॉट बोल रहा है कि उसको गेन कर सकते हैं. कब, अगर मान के चलो कि टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी ये टेंड्स टू 0 है तो ये हो सकता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं. ये क्या है बेटा, इम्पॉसिबल. ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी को 0 पे लेके जाना, ये इम्पॉसिबल है. तो जब आप उसको 0 पे नहीं लेके जा सकते हो, इसका मतलब ये है, मतलब उसका टेम्परेचर 0 नहीं जाएगा. इसका मतलब क्या है, आप उसको 100% परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते फॉर द रेफ्रिजरेटर. जैसे कि या एफिशिएंसी जो है ना वो आप लोग 100% वर्क डन में ना डालने की वजह से ऐसा नहीं होगा. लेकिन कुछ चीजों को जरूर हम लोग यहां पे क्या करेंगे बेटा, कंक्लूड करेंगे. जैसे कि दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देंगे, 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा, कैरनॉट इंजन जो है या कहो कैरनॉट साइकिल जो है, ये कैसी बेटा, मोस्ट एफिशिएंट है. कौन है बेटा, मोस्ट एफिशिएंट. सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो कैरनॉट इंजन की. याद रखना, अब इसको भूलना मत. सो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट. और दूसरी चीज, एफिशिएंसी जो होती है ना वो वर्क डन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं. सो एफिशिएंसी is independent of what, efficiency ये independent है किसके, of working
सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस से लेन देन नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि डिपेंड्स ऑन टीसी एंड टीएच ओनली? बिल्कुल कह सकते हैं। सो फाइनल टेम्परेचर, हॉट बॉडी का टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट है, बाकी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, ये बता रहा है। समझ गए आप लोग? यहां से हम लोग दो चीज़ों को खत्म कर दिया। पहला, सेकेंड लॉ क्या बता रहा था? वो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस के ऊपर बेसिस था और वो बता रहा था कि 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। कैर्नोट इंजन ये मैक्सिमम या मोस्ट एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है या मोस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि वो वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा हो गया बेटा कैर्नोट साइकिल, कैर्नोट इंजन के बारे में। अब तीसरी चीज हम लोगों के आज के टॉपिक की और सबसे आखिर वाली जो है वो है स्टर्लिंग साइकिल। क्या है बेटा? स्टर्लिंग साइकिल लास्ट में। चलिएगा, तो आप लोग स्टर्लिंग साइकिल के लिए रेडी है या ऐसे मान के चल रहे हैं? चलिए, लेट्स सी बेटा स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है बेटा, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा इसके बारे में। ध्यान है आपका? चलिएगा, स्टर्लिंग साइकिल ये थर्मोडायनेमिक्स के क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बात करता है। सो ये क्या बात करता है बेटा? अबाउट द क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब हम लोग क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना बेटा, ये कुछ चीजों के ऊपर वर्क डन, इसके वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है बेटा? ये वर्क डन किसके ऊपर करता है? कुछ वर्किंग सब्सटेंसेस। जैसे कि जब आप लोग स्टर्लिंग साइकिल को देखेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस आपके कौन होते हैं? एयर हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन हो सकता है कोई भी, या तो फिर बेटा नाइट्रोजन भी हो सकता है, या बेटा हो सकता है वो हेलियम हो, या हो सकता है बेटा वो कुछ भी हो, इसलिए एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। अरे बेटा हाँ ठीक है, चलिए। सो ये कोई भी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्टर्लिंग साइकिल में आप लोग एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तो फिर हेलियम वगैरह जैसे गैसेस को यूज कर लेते हैं। जब हम लोगों को इनको यूज करने का है तो याद करो कि मैं क्या बता रहा हूं। स्टर्लिंग साइकिल में भी आप लोग एक चीज के बारे में बात करते हो और वो है बेटा रिवर्सिबल साइकिल के बारे में। तो जब यहाँ पे आप लोग देखोगे, जहां पे भी जितनी भी प्रोसेसेस होंगी यहाँ पे, ऑल द प्रोसेसेस हियर आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। कैसी बेटा? रिवर्सिबल। ए से शुरुआत की है बेटा, बी पे पहुंचे, बी से लेके गए सी पे, सी से लेके गए डी पे, और डी से लेके वापस से ए पे। क्या एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। सो क्या ये रिवर्सिबल में है? चलो ठीक है, हाँ एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है और वो रिवर्सिबल है, ये वो बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली इसकी प्रोसेसिंग होती है कुछ, जब आप गैस को हीट करोगे, एक्सपांड करोगे, सो ये कुछ वर्क डन में काम में आ जाएगा। तो जैसे आपने लोगों ने हीट दे दी तो क्या हो गया? गैस एक्सपांड हो गया, और गैस एक्सपांड हो गया मतलब कुछ तो वर्क डन हो गया। सो देयर इज अ यूजफुल वर्क डन बिन डन, जैसे हम लोग इंजिन्स में यूज कर लेते हैं। अब कभी कभी वर्क डन अगर हम लोग गैस के ऊपर कर लेते हैं ना, कि जैसे रेफ्रिजरेटर में देखो, अगर गैस को एक्सपांड कर लेता हूं, टेम्परेचर कम हो जाता है बेटा, हीट कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की ओर पास कर देते हैं, तो इसका मतलब वो रेफ्रिजरेशन की तरह भी काम कर सकता है। हम लोग इसको कहेंगे स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर। तो देखो बेटा हमारे पास दोनों भी चीजें, हम लोग कुछ वर्क डन भी कर रहे हैं और हम लोग रेफ्रिजरेटर के जैसा कुछ परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, तो दोनों भी चीजें हैं। अब ये जो रिवर्स वर्किंग ऑफ द स्टर्लिंग साइकिल है, अगर मैं आपको बात करूं, देखो स्टर्लिंग साइकिल या स्टर्लिंग इंजन का इनवर्स प्रोसेस करोगे तो क्या आ जाएगा? स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर। करेक्ट है कि नहीं? अब देखो बेटा,
इसको कहां यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टर्लिंग रेफ्रिजरेटर जो होता है इसको कहां यूज कर देते हैं? सो इसको यूज कर देते हैं बेटा क्रायोजेनिक प्रोसेसेस में। किस में यूज कर लेते हैं बेटा? क्रायोजेनिक्स में यूज कर लेते हैं। तो क्रायोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे लेके जा सकते हैं, या तो कभी कभी कोई गैसेस या एयर है उसको लिक्विफाई किया जाता है। सो मैं क्रायोजेनिक्स में यूज कर लेते हैं। तो क्रायोजेनिक्स के बारे में बताता हूं। सो सब्सटेंसेस आर पुट टू द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं बेटा कि जब क्रायोजेनिक्स होता है तो एक और चीज होती है बेटा, और वो कौन सी है? लिक्विफिकेशन होता है। किसका? सो देयर इज अ लिक्विफिकेशन, किसका? गैस का, ठीक है। सो गैस का लिक्विफिकेशन हो जाता है, एयर का लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे उसको लेके जाएंगे और उसको लिक्विफाई करेंगे। ऐसे प्रोसेसेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? स्टर्लिंग साइकिल यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो आइडियल होता है ना, आइडियल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। सो आइडियल में बेटा दो आइसोथर्मिक, दो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। आइसोथर्मिक दो आइसोबैरिक प्रोसेस। अब बेटा देखो, ए से लेके बी, इसकी कुछ स्टेप्स है। जब ए से लेके बी जा रहे हो, ए से लेके बी, क्या हुआ बेटा? जैसे जैसे इधर जा रहे हो, आइसोथर्मल है ये। कैसा है? आइसोथर्मल। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों भी चेंज हो रहे हैं। देखो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। सो प्रेशर नीचे 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 जा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? प्रेशर ऊपर था, अभी डाउन हो गया, इधर तक चला गया। सो प्रेशर बिकम्स डाउन, लेकिन वैसे वैल्यू बढ़ते चल रहा है। तो ये हो गया बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल ए से लेके बी की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? गैस को हीट किया जाता है। तो हीट QH से उसको हीट किया जाएगा और उसका टेम्परेचर होता है TH। तो उसी टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके QH हीट पे उसको लिया जाता है। अब जब उसको लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर डाउन करा के वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो इसके वजह से मैक्सिमम क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा। क्या होगा बेटा? वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर TH। करेक्ट है कि नहीं? ये कहां होता है बेटा? AB में। मैं इसको उड़ा दूं बेटा? इसको आप लोग लिखे होंगे या नोट डाउन किए होंगे, ये समझ के अभी मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोसेसेस देखने की, तो अभी मैं फिलहाल प्रोसेसेस को देखता हूं, ठीक है? नाउ द सेकेंड पार्ट फ्रॉम द B to C। अब होता क्या है देखो बेटा, B से C की ओर देखो। अब हो क्या रहा है? इधर नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो यहां से लेके यहां पे चला गया, लेकिन इधर नहीं गया, इधर नहीं गया। इसका मतलब क्या है बेटा? ना ही अभी देखो प्रेशर डाउन हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो ये आइसोबैरिक नहीं, ये आइसोकोरिक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये कौन हो गया बेटा? आइसोकोरिक हो गया। तो आइसोकोरिक में क्या हो रहा है बेटा? बी से लेके सी पे चले गए। अब बी से लेके सी पे जाते वक्त होता क्या है देखो, कुछ हीट का जो पार्ट होता है जो एब्सॉर्ब्ड हीट थी QH, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो रिलीज किया जाता है रेफ्रिजरेटर को। कुछ हिस्सा कहां जाता है? रेफ्रिजरेटर को। और जो बची हुई हीट है वो नेक्स्ट साइकिल में काम में आ रही है, ठीक है बेटा? सो BC में क्या हो रहा है? पार्ट ऑफ QH जो है वो किसको दिया जा रहा है बेटा? पार्ट ऑफ QH इज गिवन टू रेफ्रिजरेटर, और उसको यूज कहां किया जा रहा है? और हीट Q जो यूज की जा रही, यूज्ड QH की Q हीट को यूज किया जा रहा है बेटा इन द नेक्स्ट साइकिल, यूज्ड इन द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है? चलिए अब ये हो गया बेटा। अब जाएंगे हम लोग C से लेके D की ओर। अब C से लेके D की ओर पहुंचते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, C से लेके D की ओर। अब देखो फिर से आइसोथर्मल आ गया बेटा। अब आपका टेम्परेचर बॉडी को कोल्ड कर चुका था, तो अभी क्या होगा बेटा? आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो वही रहेगा, TC कांस्टेंट रहेगा। कौन रहेगा बेटा? TC कांस्टेंट, कोल्ड टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। लेकिन अब TC कांस्टेंट रहने के बावजूद भी हीट जो है ना वो जनरेट हो जाएगी QC। सो हीट जनरेटेड QC। तो हीट कितनी जनरेट हो रही है बेटा? QC। और QC की जो हीट है बेटा वो रिजेक्ट की जा रही है टू द कूलेंट्स। सो इट इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट्स। तो कूलेंट्स को हीट रिजेक्ट की जाती है, ठीक है? मतलब दी जाती है। अब लास्ट में हम लोग जा रहे हैं D से लेके A की ओर। कहां जा रहे हैं बेटा? D से लेके A की ओर, मतलब साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब साइकिल कंप्लीट करते वक्त देखो बेटा, यहां से यहां पहुंच गए हैं, वॉल्यूम ना बढ़ा है ना घटा है, इसका मतलब प्रेशर का इंक्रीज हुआ है।
सो वापस से ये कौन हो गया बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, देखो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे ये कहां पे चली जाएगा, टीएच। सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहां पे, इंक्रीजेस अप टू टीएच, और जैसे ही फिर से ए पे पहुंच गए वापस से साइकिल वहां से रिपीट करेगी खुद को। ये होता है बेटा स्टर्लिंग की साइकिल। अब देखो स्टर्लिंग साइकिल, कैरनोट इंजन, कैरनोट साइकिल, कैरनोट रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में सबसे पहले सेकेंड लॉ। इन सारी चीजों को हम लोग कंबाइनली देखेंगे और फिर हमारा काम खत्म हो गया। सेकेंड लॉ ये एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है कि 100% एफिशिएंसी कभी भी ऑब्टेन नहीं हो सकती। ओके डन। कैरनोट साइकिल ये मोस्ट एफिशिएंसी या मोस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है जो टेम्परेचर के डिपेंडेंट है और वर्किंग सब्सटेंस के नहीं है। और लास्ट में स्टर्लिंग साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी दो प्रोसेस है, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल के, वो भी एक साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये खत्म हो गया हमारा लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग मिलेंगे आपको अगेन फिर से एक बार फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बने रहिएगा इसी चैनल पे बेटा, होपफुली आप लोग इसको समझ रहे हो। चलिएगा, सी यू ऑल, बाय बाय।